हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 2, जिसका पेपर कोड है 348 kg। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के सेट नंबर 1 को सॉल्व कराया, जो वो भी उसके भी 3 पार्ट हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने क्लास 12 बायोलॉजी अनसोल्ड पेपर 2025 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर आज की वीडियो आई है, क्योंकि आप लोगों के भर भर के कमेंट आए कि मैम क्लास 12 बायोलॉजी अनसोल्ड पेपर कराइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराने हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे कमेंट करते हैं ना तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी में बहुत स्कोरिंग है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया ना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रिपीटेड है। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से आपको 5-6 पेपर सेट में आपको ये रिपीट देखने को ही मिलेंगे। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। चाहे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने 2019 से 2025 तक पेपर सेट अच्छे से तैयार कर लिए ना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जीव विज्ञान कक्षा 12 सेट नंबर 2 और 2025 में आया हुआ पेपर है। इसका पेपर कोड है 348 kg। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये तो करा दिया था, ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये हो गया था। लेकिन आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, ये आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और देखिए अथवा करके पूछा गया था आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए, या तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का परागण किसे कहते हैं या आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इनमें से आपको एक करना था। तो आपने अगर इनमें से एक किया है तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण का एक निबंध लिखिए। तो देखिए, हमारे बायोलॉजी के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में एक निबंध जरूर लिखने को आता है। अब देखिए, अगला हमसे पूछा गया था लैक प्रचालक का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि या तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना था, पृथ्वी पर जीवों के विकास का प्रमाण पर एक निबंध, या लैक प्रचालक का सचित्र वर्णन करना था। इनमें से अगर आप एक करके आए हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 9, एक जलीय परितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा करके पूछा गया है जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन जैव विविधता के संरक्षण पर निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन आपके सेट नंबर 1 में भी पूछा गया था, और देखिए सेट नंबर 2 में भी पूछा गया। तो मैं तभी आपको कह रही हूँ, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल रिपीट ही होते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया हुआ है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में कराया हुआ है, जिससे आप अगर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 7 है, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, परागण हम यहाँ पर लिखते हैं, परागण जब किसी पुष्प का परागण पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण जब किसी पुष्प का परागण पराग कोश में बनने पराग कणों का मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और परागण के बाद पुंकेसर और दल गिर जाते हैं या फल में लिप्त हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि परागण किसे कहते हैं। तो जब किसी पुष्प का परागण परागकोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। और परागण के बाद पुंकेसर और दल गिर जाते हैं और यह फल में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं परागण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परागण, परागण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है देखते हैं। आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे स्वपरागण। तो जब किसी एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र अथवा उसी पौधे
कि किसी दूसरे पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के रतिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण है मटर, टमाटर, चावल। अब देखिए फ्रेंड्स, स्वपरागण, स्व मतलब अपने आप। तो स्वपरागण में क्या होता है? ये कोई एक जैसे पौधा है, तो एक पौधा के एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि जो क्रिया होगी वो होगी अपने ही पौधे पर, यानी कि दूसरे पौधे पर नहीं, अपने ही पौधे पर होती रहेगी, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। उदाहरण है मटर, टमाटर, चावल आदि। और बात करें परपरागण की, तो ये परपरागण ये होगी दूसरे पौधे पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर। तो देखिए परपरागण, जब किसी एक पुष्प के परागण का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को ही परपरागण कहते हैं। परंतु परपरागण के लिए पुष्पों के माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो परपरागण क्या है? जब किसी एक पुष्प के पराग का उसी जाति के दूसरे पुष्प के उसी पौधे के पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। परंतु परपरागण के लिए पुष्पों को माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण है जैसे मक्का, पपीता, गुलाब, घास। तो ये सभी हमारे परपरागण के उदाहरण हैं। तो परपरागण क्या होता है? जो किसी एक पुष्प एक पौधे से दूसरे पौधे में होता है उसको बोलते हैं परपरागण। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें हम आगे लिखते हैं परपरागण की विधियां। तो एक पुष्प के परागणों को दूसरे पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कुछ जैविक अथवा अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एक पुष्प के परागणों को दूसरे पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कुछ जैविक एवं अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। ये जैविक यानी कि जो जीवित होते हैं, जीवित साधन जैसे कीट, चिड़िया, हाथी, मनुष्य आदि। और अजैविक यानी कि अजीवित साधन वायु, जल आदि होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी परपरागण की क्रिया होती है वो क्या होती है कि एक पुष्प के परागणों को दूसरे पुष्प के रतिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कुछ जैविक और अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। तो जैविक साधन क्या होते हैं? जैविक जो जीवित होते हैं, तो वो साधन है कीट यानी कि कीड़े मकोड़े, चिड़िया, हाथी, मनुष्य आदि। और अजैविक यानी कि अजीव्य, तो वो उसका साधन है वायु, जल आदि होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए कई लोग बोलते हैं कि देखिए जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 पेज भर के आने हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। अब देखिए हमने इसमें जो हमसे पूछा गया था हमने वो लिखा है। तो एग्जामिनर यही कहता है कि आपको कई सारे पेज नहीं पढ़ने, आपको बस आंसर देकर आना है, जिससे एग्जामिनर को पढ़ के यकीन हो जाए कि हाँ आपको अच्छे से आता है, तो वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया था परागण किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पर परागण की परिभाषा लिख दी थी। परागण किसे कहते हो, परागण कितने प्रकार के होते हैं, और हमने यहाँ पर उदाहरण सहित इसका वर्णन भी कर दिया है। तो आप इसका आंसर इतना ही करके आना, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसी में हमसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो या तो हमें वाला क्वेश्चन करना था या ये वाला क्वेश्चन। अगर इन दोनों में से एक क्वेश्चन करके आओगे तो तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में आएंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, प्रश्न नंबर 7 दिया होगा और उसमें अथवा करके क्वेश्चन भी दिया होगा। तो फिर आपको उनमें से कौन सा भी करना हो तो आप उसको आंसर लिख कर आना, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप ये मत सोच लेना कि अथवा है तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाला भी लिखना है नीचे वाला भी लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आवर्त चक्र मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त या मासिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त या मासिक चक्र कहा जाता है। और प्रत्येक मादा में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भाधारण में सक्षम हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोट करके ये 2 बात लिखी हैं कि आवर्त चक्र का नियंत्रण। अब देखिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ लेगा कि आवर्त चक्र का नियंत्रण है। तो देखिए एक होता है LH, या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि LH की फुल फॉर्म बताइए, FSH की फुल फॉर्म बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बात करें आवर्त चक्र का नियंत्रण, इसकी होता है LH तो होता है ल्यूटेन्जिंग हार्मोन, और FSH क्या होता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फ्रेंड्स ये आप कॉपी पे नोट डाउन करके लिख लिया ना, क्योंकि कई बार हमसे FSH की परिभाषा फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे लिखते हैं आवर्त चक्र यानी कि मासिक धर्म चक्र भी बोलते हैं उसको, कि प्रमुख घटनाएं 4 मुख्य चरणों में होती है।
फर्स्ट है मासिक धर्म चरण, जिसको मेंस्ट्रुअल स्टेज बोलते हैं। तो इस चरण में गर्भाशय की परत रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, जिसे मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मासिक धर्म चरण, मेंस्ट्रुअल स्टेज। अगला देखिए, सेकंड है इसमें कुपित चरण यानी कि फॉलिकुलर फेज। तो यह चरण मासिक धर्म के बाद शुरू होता है, जिसमें अंडाशय में एक पुटक यानी कि फॉलिक्यूल विकसित होता है और एक अंडाणु परिपक्व होता है। अब देखिए अगला इसमें थर्ड पॉइंट है अंडोत्सर्ग चरण यानी कि ओव्यूलेशन फेज। तो हम इसमें लिखते हैं परिपक्व अंडाणु पुटक से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यह आमतौर पर चक्र के मध्य ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हम आगे लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, तो पित्त चरण यानी कि लैट्यूल फेज। तो इसमें हम लिखते हैं अंडाणु निकलने के बाद टूटा हुआ पुटक कॉपर्स ल्यूटियम बन जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है ताकि गर्भाशय संभावित गर्भाशय के लिए तैयार हो सके। यदि निषेचन नहीं होता तो कॉपर्स ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आवर्त चक्र किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन। तो हमने यहाँ पर आवर्त चक्र किसे कहते हैं ये भी समझा दिया और इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन भी कर दिया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और सेट भी लेकर आएंगे। और आपको बायोलॉजी के और सेट भी कराने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण। हम यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वी पर जीवों का विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया है जिसे जैव विकास कहा जाता है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में हुई है, जिसमें सरलतम जीवों से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ है। वैज्ञानिकों ने कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सभी जीव एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण, कि पृथ्वी पर जीवों का विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया है जिसे जैविक विकास कहा जाता है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में हुई है, जिसमें सरलतम जीवों से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ है। वैज्ञानिकों ने कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सभी जीव एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। इसमें हम आगे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, जीवाश्म के प्रमाण। हम इसमें लिखते हैं जीवाश्म वे अवशेष या छापे हैं जो प्राचीन जीवों की चट्टानों में सुरक्षित रहती हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि पहले पृथ्वी पर केवल जल जीव थे, फिर भूमि पर रेंगने वाले जीव और फिर पक्षी व स्तनधारी विकसित हुए हैं। उदाहरण है डायनासोर के जीवाश्म। यह प्रमाण देते हैं कि कभी वे पृथ्वी पर विद्यमान थे लेकिन अब विलुप्त हो गए हैं। आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं तुलनात्मक शरीर रचना। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं विभिन्न जीवों की हड्डियां और अंगों की संरचना में समानता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप मानव, बिल्ली, चमगादड़ और व्हेल के अग्र अंगों की हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तुलनात्मक शरीर रचना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है विभिन्न जीवों की हड्डियां और अंगों की संरचना में समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप मानव, बिल्ली, चमगादड़ और व्हेल के अग्र अंगों की हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है। जो यह संकेत देती है कि ये सभी जीव एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। जो यह बताती है, ये संकेत देती है कि जो सभी जीव होते हैं वो एक सामान्य पूर्वज से विकसित होते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं भ्रूणीय विकास। हम इसमें लिखते हैं विभिन्न जीवों के भ्रूण अपने शुरुआती विकास में एक जैसे दिखाई देते हैं। मानव, मछली और पक्षी के भ्रूण में एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पुंछ और गलफड़े की झिल्लियां। यह दर्शाता है कि इन सभी का विकास एक ही आधार से हुआ है। तो भ्रूणीय विकास में हम क्या लिखते हैं, विभिन्न जीवों के भ्रूण अपने शुरुआती विकास में एक जैसे दिखाई देते हैं। मानव, मछली और पक्षी के भ्रूण में एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पुंछ और गलफड़े की झिल्लियां। यह दर्शाता है कि इन सभी का विकास एक ही आधार से हुआ है। आगे हम लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, जैव रासायनिक प्रमाण। इसमें हम लिखते हैं सभी जीवों का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की संरचना एक जैसी होती है। मनुष्य और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 98% समानता पाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि उनका विकास एक समान पूर्वज से हुआ है। आगे हम फिफ्थ पॉइंट पे लिखते हैं कृत्रिम चयन। इसमें हम लिखते हैं मनुष्य द्वारा चयनित प्रजनन से पशुओं और पौधों के विभिन्न नस्लों का विकास हुआ है। जैसे कुत्तों की अनेक नस्लें एक ही पूर्वज से विकसित हुई है। यह भी विकास का एक प्रमाण है। आगे हम लिखते हैं अथवा करके। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, या तो हमें प्रश्न नंबर 8
जो हमें दिया गया था पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए, या तो वो करना था, या हमसे अथवा में क्वेश्चन पूछा गया लैक प्रचालक का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इन दोनों में से आपको एक करना। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पैटर्न जो पूछा जाएगा इसी प्रकार पूछा जाएगा कि आपको प्रश्न नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे अथवा करके, या तो आपको 7 वाला करना पड़ेगा या अथवा वाला करना पड़ेगा। तो और अथवा का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं ना, वो आते हैं 3 बायोलॉजी में, प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। तो देखिए अब हम करते हैं लैक प्रचालक का सचित्र वर्णन। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं ओपरान, जिसको प्रचालक भी बोलते हैं, या प्रचालक कह लीजिए या ओपरान। तो जैकब तथा मोनार्ड के अनुसार ओपरान डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थों का एक खंड है जो एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है। ओपरान रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन का बना होता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओपरान यानी कि प्रचालक, और जैकब तथा मोनार्ड ये 2 साइंटिस्ट थे। इनके अनुसार ओपरान डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थों का एक खंड है जो एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है। ओपरान रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन का बना होता है। इसके आगे हम लिखते हैं लैक प्रचालक यानी कि ऑपरन मॉडल। हम इसमें लिखते हैं प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए जैकब एवं मोनार्ड ने एक जीन नियंत्रण मॉडल दिया जिसे ऑपरान मॉडल कहते हैं। इस कार्य के लिए इन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ई कोलाई है, ये क्या है, ये ई कोलाई है, और यहाँ पर ये डीएनए। तो डीएनए से क्या होगा, डीएनए लैक्टोज में टूट जाएगा, जो कि एक एंजाइम है लैक्टोज, और लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज में टूट जाएगा, और ये है एमआरएनए और ये है हमारा डीएनए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब करते हैं हम ओपरान की संरचना। तो देखिए ये है एक नियंत्रक जीन और ये संरचनात्मक जीन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डीएनए। अब हम इसका ओपरान की संरचना देखते हैं। तो आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखिए ये रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर। तो ये देखिए इसमें रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और ये क्या है, ये हमारा संरचनात्मक जीन है ZY। ओके, तो देखिए ये आरएनए क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्या है, ये मोनोमर है, और ये आगे क्या है, ये है दमनकारी प्रोटीन। ये निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों हो सकता है, या तो सक्रिय हो सकता है या निष्क्रिय हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज परामेज, और यह है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और देखिए यहाँ पर है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही इसका चित्र है। अब आगे हम लिखते हैं जो हमने संरचना में लिखा है। तो देखिए आगे हम लिखते हैं ओपरॉन की संरचना। तो एक ओपरॉन निम्नलिखित जीन्स का बना होता है। किसका बना होता है, जो एक ओपरॉन होता है वो किसका बना होता है, यानी कि एक प्रचालक होता है, वो निम्नलिखित जीन्स का बना होता है। फर्स्ट है रेगुलेटर जीन। तो ऑपरेन का रेगुलेटर जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स को अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं। तो ऑपरेन का रेगुलेटर जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स को अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं। यह एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ संबंध होकर उसकी क्रियाविधि को बाधित करता है। दमनकारी प्रोटीन सक्रिय अथवा निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लिखते हैं प्रमोटर जीन। तो देखिए यह भी डीएनए के छोटे से खंड से बना होता है। यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके आगे हम लिखते हैं एंजाइम आकार बाधित होता है जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए अगला हेडिंग हम डालते हैं ऑपरेटर जीन। तो इस जीन पर रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित दमनकारी बंधित होता है। इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि दमनकारी प्रोटीन द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए अथवा नहीं। इसमें देखिए अगला पॉइंट हम लिखते हैं संरचनात्मक जीन्स। तो इसमें हम लिखते हैं लैक ऑपरान में संरचनात्मक जीन 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y तथा सिस्ट्रॉन A द्वारा निरूपित किया जाता है। ये क्रमशः बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परामेज, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी होता है।
अब देखिए अगला हम लिखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 9। तो हमसे प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन करना है, तो फिर हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जलीय पारितंत्र। तो इसमें हम लिखते हैं स्थलीय पारितंत्र में के समान ही जलीय का भी एक स्वरूप होता है। जलीय पारितंत्र तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जलधारा, लवणता आदि से प्रभावित होता है। तो आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एक इसमें होता है जीवीय घटक, एक होता है अजीवीय घटक। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवीय घटक की। तो जीवीय घटक में होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जीवीय घटक में पहला है उत्पादक। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं उत्पादक और फर्स्ट पॉइंट डालते हैं ये तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल, बड़े पादप, जल निमग्न तथा जल स्तरीय हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। उदाहरण जल में पाए जाने वाली शैवाल और जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि उत्पादक क्या होता है, ये तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल होते हैं, बड़े पादप, जल निमग्न तथा जलस्तरीय हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। उदाहरण जल में पाई जाने वाली शैवाल, जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला। अब सेकंड पॉइंट डालते हैं उपभोक्ता। तो ये वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो उपभोक्ता में हम क्या लिखते हैं, ये वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसमें हम डालते हैं फर्स्ट पॉइंट प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, ये शाकाहारी जलीय जीव जो शैवाल और पौधे को खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये होते हैं शाकाहारी जलीय जीव जो शैवाल और पौधे को खाते हैं। उदाहरण जैसे झींगा, कुछ प्रकार की मछलियाँ और जलीय कीड़े। अब देखिए सेकंड पॉइंट हम इसमें डालते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। उदाहरण इसमें बड़े मछलियाँ, मेढक आदि। अगला देखिए, अगला हम डालते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें हम लिखते हैं ये शीर्ष शिकारी होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं जैसे मगरमच्छ, शार्क, समुद्री शेर आदि। अब देखिए इसमें हम डालते हैं अगला अपघटक। तो अपघटक क्या होते हैं, आप देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, ये आपसे डायरेक्टली 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है। तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। तो देखिए अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को विघटित कर मिट्टी या जल में पोषक तत्व वापस मिलाते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया, फफूंद, ये पोषण चक्र को पूर्ण करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लिखते हैं बी पॉइंट डाल के अजैविक घटक, क्योंकि देखिए जैविक घटक तो वो थे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, लेकिन अब बात आती है अजैविक घटक की। तो हम इसमें लिखते हैं ये वे अजीवित तंत्र होते हैं जो पारितंत्र में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये वे अजैवित तत्व होते हैं जो पारितंत्र में भौतिक और रासायनिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। इसमें हम डालते हैं जल। तो जल क्या होता है, जीवन का आधार है और पूरे परितंत्र का प्रमुख घटक होता है। तो अजैविक घटक क्या होते हैं, जो भौतिक और रासायनिक गुणों को नियंत्रित करते हैं परितंत्र के। तो इसमें जल है, जीवन का आधार है जल और पूरे परितंत्र का प्रमुख घटक है। अब देखिए आगे हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश। तो प्रकाश कहते हैं जल की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। अगली हेडिंग डालते हैं तापमान, यह जीवों की क्रियाओं और जीवन चक्र को प्रभावित करता है। अगली हेडिंग डालते हैं हम पोषक तत्व। तो इसमें हम लिखते हैं जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। अगली हेडिंग डालते हैं पीएच स्तर। तो जल की अम्लता या क्षारीयता भी इसमें रहने वाले जीवों को प्रभावित करती है। अब देखिए इसमें अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली सेट नंबर 1 में ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते हैं। चाहे आप 2019 का पेपर उठाकर देख लो, 22 का पेपर उठाकर देख लो, 23, 24, 25, ये आपको क्वेश्चन ना रिपीट ही मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। तो चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। अब देखिए हम लिखते हैं जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। यह जीवों की विभिन्न प्रजातियों, उनके आवासों और जीवनों की विविधता को शामिल करती है। इसे ही जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के 3 मुख्य घटक हैं। फर्स्ट है प्रजाति विविधता, सेकंड है जीन विविधता और थर्ड है आवास विविधता। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम प्रजाति विविधता। तो विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता। जीन विविधता होती है एक प्रजाति के भीतर जीनों की विविधता
और आवास विविधता होती है विभिन्न प्रकार के आवास और पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए आगे हम लिखते हैं संरक्षण की आवश्यकता। तो मनुष्य न केवल भोजन और पानी के लिए बल्कि जिस भूमि पर वे रहते हैं उसके लिए भी पृथ्वी के भूगोल पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप भूगोल वर्तमान और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ओजोन परत की रक्षा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और पीने के पानी को संरक्षित करने के लिए और गैर एशियाई संपत्तियों के वैध उपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटता है। अब देखिए जैव विविधता संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं जैव स्थानीय संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो देखिए आप या तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। जैव स्थानीय संरक्षण को मैंने इसमें आपको विभेद करके बता दिया क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था स्व स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में विभेद करिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर विभेद करके बताया। तो आप इसी प्रकार लिख कर आना। तो देखिए स्वस्थानीय में क्या है, यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से निकलकर कृत्रिम आवास में सुरक्षित किया जाता है जैसे जू। अगला लिखते हैं हम इसमें, यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। और देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण में लिखते हैं यह संरक्षण की कृत्रिम विधि है। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है और इसमें पुनर्वास केंद्रों की स्थापना नहीं की जा सकती, इसमें पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जैव संरक्षण पर निबंध। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स आप अगर ना चाहे तो फिर देखिए इसको अलग से स्वस्थान संरक्षण लिखकर हेडिंग डालना और फिर ये लिख देना। उसके बाद आप बाह्य स्थान संरक्षण हेडिंग डालना और फिर ये लिख देना। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए ऐसे लिख कर दिया है क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे विभेद पूछ लेता है, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।